नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मॉक ड्रिल के जरिए परखा तैयारियों को। चीन में श्वसन रोग के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। अब 112 डायल करते ही पहुंचेगी पुलिस। हनुमानगढ़ पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 10 फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल। तोला मजदूरों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। सरसों की तुलाई का भुगतान करवाने की मांग। विवाहित महिला को बंधक बना दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों के जरिए पीड़िता का अपहरण करवा दुष्कर्म करने का मामला। और अब समाचार विस्तार से। चीन में बच्चों में श्वसन रोग के मामलों में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की ओर से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर प्रदेश के चिकित्सा प्रबंधन को अलर्ट किया गया था। उन्होंने प्रदेश भर में संक्रामक रोगों की सर्विलेंस एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा प्रबंधन को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने, सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा, उपचार आदि के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। साथ ही 3 दिन में एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों की पालना में बुधवार को राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों एवं उप जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल रखी गई। मॉक ड्रिल के दौरान बेड, जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों आदि की मॉनिटरिंग की गई। इसके जरिए यह जांचा परखा गया कि उपलब्ध संसाधन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, स्टाफ मुस्तैद है या नहीं। जिला अस्पतालों में सीएमएचओ एवं उप जिला अस्पतालों में आरसीएचओ, डिप्टी सीएमएचओ की देखरेख में मॉक ड्रिल हुई। इन निर्देशों के बाद बुधवार को हनुमानगढ़ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी अलर्ट नजर आए। इसके तहत टाउन के राजकीय जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि चीन में बच्चों में श्वसन रोग के मामलों में वृद्धि को देखते हुए भविष्य की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल रखी गई है। जिले में अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए चिकित्सा प्रबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं। इनमें से एक को छोड़कर 3 ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसा कि चाइना में बच्चों में सांस की बीमारी सारी और इस तरीके की जो खबरें अखबारों में या न्यूज़ में आ रही है, उससे पहले ही संज्ञान लेते हुए हमारी एसीएस मैडम ने कल हमारी पूरे स्टेट से कनेक्ट करते हुए सबकी वीसी ली थी और सबको निर्देशित किया था कि जो आपकी मशीनरी है और आप उसको एक बार से वापस से चेक करें। और आज सभी पूरे राजस्थान में जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल में सब में मॉक ड्रिल रखी गई है। और जिला अस्पताल में जो सीएमएचओ और उप जिला अस्पताल में आरसीएचओ और डिप्टी सीएमएचओ को नामित किया गया स्टेट की तरफ से कि इस मॉक ड्रिल को देखेंगे कि मॉक ड्रिल सही हो रही है और आपके जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टाफ है, पूरा मुस्तैद है या नहीं है। तो आगे की भविष्य की तैयारियों के लिए आज मॉक ड्रिल रखी गई है। अगर भविष्य में अगर भगवान अगर ऐसा कोई अपने पास कुछ आता है तो हमारी मेडिकल का जो पूरा है वो पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ पाया आपने मॉक ड्रिल में अभी स्टाफ की उपलब्धता, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो मैंने रिपोर्ट ले ली है। और जैसे जिला अस्पताल में भी 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से अभी एक जो नगर परिषद वाला उसमें छोटा मोटा इश्यू है, बाकी 3 अच्छी तरह से फंक्शनिंग अच्छा काम करे। पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में वर्तमान समय में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुल 363 बड़े सिलेंडर उपलब्ध हैं। तकरीबन सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। जिला अस्पताल की कुल बेड क्षमता 300 की है। 52 बेड आइसोलेशन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इन पर भी ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। 5 बेड आईसीयू के लिए चिन्हित किए गए हैं, वह भी अलग से रिजर्व रहेंगे। जिला अस्पताल में 57 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। सीटी स्कैन व एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य रूटीन जांचें भी हो रही हैं। 822 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। पीएमओ डॉक्टर मुकेश कुमार के अनुसार अभी तक यह सब तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अभी निदेशालय स्तर से इस तरह की संभावना नहीं बताई गई है। समय रहते तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश मिले हैं। जिला अस्पताल में सभी तरह की तैयारियां पूर्ण हैं। तैयारियों की रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। चाइना में जो बच्चों में श्वसन रोग फैला है, उसके बाद राज्य सरकार निदेशालय स्तर से आदेश प्राप्त हुए थे भी मॉक ड्रिल की जाए। तो अपने 4 ऑक्सीजन प्लांट है, 3 वर्किंग में है और 363 अपने पास बड़े सिलेंडर मौजूद है डी टाइप ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। और लगभग सभी बेड अपने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं चिकित्सालय में। कुल बेड क्षमता हमारे पास 300 की है और 52 बेड है वो आइसोलेशन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। उन पे भी सभी पे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है और 5 बेड आईसीयू के चिन्हित किए गए हैं, अलग से रिजर्व रहेंगे अगर इस तरह के कोई आते हैं।
और ये सिर्फ तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, ऐसी कोई संभावना निदेशालय स्तर से अभी नहीं बताई है कि तैयारियां पूर्ण कर ली जाए समय रहते हुए। और अपने पास 57 तरह की जांचें हैं और सीटी स्कैन सुविधा भी अपने पास उपलब्ध है, एक्सरे सुविधा उपलब्ध है और अन्य जो रूटीन जांचें हैं वो सभी जांचें जिला चिकित्सालय में की जा रही है। और 822 तरह की दवाइयों की उपलब्धता भी अपने पास है। तो अभी तैयारियां अपनी पूर्ण है और अभी CMHO साहब ने भी विजिट किया था मॉक ड्रिल हेतु और उसके बाद ये रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। अभी रोग हिंदुस्तान में अपने पास से इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है रोग फैलने की, पर जो सांस से श्वसन रोग बताया जा रहा है तो ड्रॉपलेट के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से आने से फैल सकता है, पर अभी इसका कोई भी अपने पास डिटेल गाइडलाइन उपलब्ध नहीं हुई है, केवल तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। क्रय विक्रय सहकारी समिति से तोला मजदूरों की सरसों की तुलाई का भुगतान करवाने की मांग के संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन नई धान मंडी की तोला एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य अधिकारी व भारतीय कपास निगम के मुख्य व्यवस्थापक के नाम ज्ञापन सौंपे। यह ज्ञापन कृषि उपज मंडी समिति सचिव के मार्फत भिजवाए गए। ज्ञापन सौंपने से पहले एसोसिएशन के बैनर तले तोला मजदूरों ने समिति कार्यालय में नारेबाजी की। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए, सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए, एफसीआई की तुलाई मिलनी चाहिए, एफसीआई की तुलाई मिलनी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए, सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए, सरसों की तुलाई मिलनी चाहिए, नरमे की तुलाई मिलनी चाहिए। सर मेरा एक ये मजदूर भाई खड़े हैं, मैं इन मजदूरों के लिए हमारी नहीं सुनाई हुई तो मैं सोमवार से अनशन में बैठ जाऊंगा मंडी समिति के अंदर। तो राजफेड की सरसों की चौथे महीने में खरीद चालू हुई थी, उसकी अभी तक सरकार ने हमारे को मजदूरी नहीं दी। पता नहीं इनके मन में क्या है। अपने देख लो रायसी नगर लगा लो, गैसिंगपुर लगा लो, पदमपुर और पीलीबंगा है और सभी मंडियों में तुलाई मिल चुकी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही ये इनकी मिली भगती है क्या है, समझ नहीं आ रही इनकी। तो हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, ADM साहब को दे दिया, सचिव महोदय को दे दिया, हमने सबको ज्ञापन दे दिया। पर अब मेरे को लगता है इलेक्शन भी टप गए। पहले इन्होंने इलेक्शन का बहाना मारा, कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, मजदूरों के बस के बात बार हो रही है साहब। तो हमारा निवेदन है उसी तरह पहले जैसे सोसाइटी की तुलाई नहीं मिली वैसे CC वाला अधिकारी कर रहा है कि मैं तुलाई नहीं दूंगा। अरे तुलाई आगे से आनी है, गवर्नमेंट ने तुलाई देनी है, आप क्यों नहीं देना चाहते, हमारे उसका जवाब दिए। आज सेक्रेटरी महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया, मैडम कलेक्टर महोदय को भी दे दिया। मैडम ने हमारी बात सुनी है, मैडम ने बोला है अभी मैं बात करती हूँ ऊपर। तो मेरा सर निवेदन है कि हमारी बात ही मजदूर है, इनके पास कोई पैसा तो है नहीं। अभी की फसल समाप्त हुए करीब 6 महीने हो गए हैं और ये राजफेड वाले अभी तक हमारे मजदूरों की तुलाई नहीं दे रहे हैं। तो इनको बार बार हम ज्ञापन के थ्रू इनसे अवगत भी करा चुके हैं, पर हमारी कोई अनदेखी बात करके और कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया, यहाँ कृषि उपज मंडी समिति में भी हमने इस बारे में अवगत कराया सेक्रेटरी साहब को। और वहाँ के जो व्यवस्थापक है जो सोसाइटी के, उन मैडम से भी हमारी बात हुई है, पर वो भी हमें किसी प्रकार की कोई हमें सुनाई नहीं हो रही है। तो हम मीडिया के माध्यम से आपसे ये अवगत कराना चाहते हैं भी हमारी ये सुनवाई करवाई जाए और ये आगे जो है उच्च अधिकारियों को हमारी ये समस्या बताई जाए ताकि हमें मजदूरों को मजदूरी दे सके। CCI भी हमारे साथ ऐसे का खेल खेल रही है, वो भी हमें कोई इसी बात को लेकर के हमारे साथ अनदेखी कर रही है। वो भी बात करे भी हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे, आगे से ठेकेदार से करेंगे, आगे से आगे पीछे कर रही है जी। तो मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा जी हमारी इस बात को गहराई से सुन करके और आपको ये हमारी मजदूरी दिलाई जाए। अगर ये सर हमारी अगर मजदूरी नहीं दी गई तो मजदूर के पास लास्ट है जी, एक हथियार यही है, इनके साथ आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके हम सड़कों पर आएंगे, जैसा भी हम प्रदर्शन करेंगे, मंडी बंद करेंगे। सारी मंडी की पूरी हनुमानगढ़ जंक्शन के पूरे मजदूरों की पेमेंट है सर,
करीब सरसों की नेपट की कम से कम कोई 20 लाख रुपए की मजदूरी है और 50,000 से ऊपर ज्यादा शीशे की मजदूरी है। तो ये हमें दिलाई जाए साहब। मंडी के मजदूरों का घर बार ये मजदूरी से चलता है, जो कि 6 महीने से मजदूरी नहीं दे तो बहुत परेशानी में इस समय मजदूर। हनुमानगढ़ जिले के निवासियों के लिए अब किसी भी प्रकार की घटना की सूचना देने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ मिनटों में ही पुलिस मौके पर पहुंच सकेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से हनुमानगढ़ जिला पुलिस को 10 आधुनिक FRV उपलब्ध करवाई गई हैं। FRV यानी फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल के माध्यम से किसी भी संकट की स्थिति में 112 नंबर को डायल करने पर पुलिस मौके पर त्वरित सहायता के लिए पहुंच सकेगी। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, कैमरा, NVR, वायरलेस सेट, GPS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट व अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है। वाहन अभय कमांड सेंटर में स्थित ERS डायल 112 से जुड़े रहेंगे। इनकी वास्तविक लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। कमांड कंट्रोल सेंटर को डायल 112 पर प्राप्त सभी कॉल पर आमजन को आपातकालीन स्थिति में नजदीकी FRV को भेजकर त्वरित गति से सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम हो सकेगी। इन गाड़ियों की मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय के अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। इसके साथ ही कमांड सेंटर के अधिकारी इन गाड़ियों की पूरी स्थिति का पर्यवेक्षण भी कर सकेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि बजट घोषणा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर पर डायल 112 को जोड़ते हुए मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले को 10 बोलेरो गाड़ियां बरामद हुई हैं। अभय कमांड सेंटर के निर्देशन में काम करने वाली इन गाड़ियों में GPS व कैमरे लगे हुए हैं। दुर्घटनाओं होने पर इस गाड़ी में प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर आदि की सुविधा उपलब्ध है। घायल को अस्पताल भी पहुंचाने का काम ये गाड़ी करेगी। एक गाड़ी में चालक के अलावा पुलिस थाना से 3 का स्टाफ रहेगा, जो 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम करेगा। जिले के बड़े थानों को एक गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इस गाड़ी में शामिल स्टाफ 24 घंटे काम करेगा। किसी भी तरह की शिकायत आने पर यह गाड़ी 2 मिनट में मौके पर पहुंचेगी और मौके की स्थिति के बारे में कंट्रोल रूम और अभय कमांड सेंटर को सूचित करेगी। बजट घोषणा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर एवं डायल 112 को जोड़ते हुए मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन किया है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले को 10 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जिसमें बोलेरो गाड़ी है, जिसमें GPS लगा है, कैमरे लगे हुए हैं, ड्राइवर हैं और हमारे पुलिस की तरफ से, पुलिस थानों की तरफ से स्टाफ दिया गया है। जो हमारे मेजर बड़े बड़े थाने हैं उनमें हमने एक गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। ये 24 घंटे काम करेगी और कोई भी शिकायत आने पर 2 मिनट में वहाँ पहुँचेगी। अभय कमांड सेंटर के निर्देशन में काम करेगी और वहाँ घटना पे पहुँच के जो भी परिस्थिति है उसके समय में हमारे कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर को सूचित करेगी। और वहाँ पहुँचने पर भी पुलिसकर्मी को, जो हमारा स्टाफ लगा, उसको लगता है कि कोई परिवार दर्ज करना है तो परिवार को दर्ज करेगी, दर्ज करवाएगी, या जो कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो संबंधित थाना को सुपुर्द करेगी। वाहन में कैमरे लगे हैं और इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, स्ट्रेचर है, लाइट है और ऐसी जो जनरल यूज के लिए है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए स्ट्रेचर वगैरह, फर्स्ट एड, सारी सुविधाएं हैं। तो तुरंत उसको दुर्घटना होने पर भी आवश्यक जो सामान है उसमें उपलब्ध है। तो किसी को यदि दुर्घटना होने पर वहाँ हॉस्पिटल भी पहुँचाने का इनका दायित्व। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के अनुसार पुलिस को इन बोलेरो गाड़ियों के रूप में अतिरिक्त वाहन उपलब्ध हो गए हैं। अतिरिक्त वाहन उपलब्ध होने पर किसी शिकायत पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने में पुलिस को आसानी होगी। सूचना मिलने पर 2 मिनट में इस गाड़ी को मौके के लिए रवाना होना होगा। तात्कालिक समस्या सामने पर तुरंत मौके पर पहुंचना इस गाड़ी का लक्ष्य होगा। इससे समस्याओं का निस्तारण करने में काफी सुविधा मिलेगी। हमारे एक्सेस संसाधन उपलब्ध हो गए। एक्सेस संसाधन उपलब्ध होने पे हमें किसी शिकायत होने पर तुरंत ही घटना तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी और हमें इसमें 2 मिनट का वहाँ सूचना मिलती है, 2 मिनट में इस पर रवाना होना होगा। और ये केवल जो तात्कालिक जो समस्या आएंगी, परिवादी आएंगी, जो उस पर तुरंत पहुँचने का इनका लक्ष्य है। तो उसमें समस्याओं का समाधान, निस्तारण करने में काफी कितना साफ होगा।
इसमें 3 का स्टाफ रहेगा, एक ड्राइवर के अलावा 3 का थाने का स्टाफ रहेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से रबी 2023-24 की फसलों के फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। किसान अपनी बोई गई फसलों का 31 दिसंबर 2023 तक फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों को फसल बीमा से बाहर होने के लिए 24 दिसंबर 2023 व ऋणी किसानों की ओर से बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 29 दिसंबर 2023 तक अपने संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2023-24 की अधिसूचना है जो अभी जारी हो गई है, और उस अधिसूचना के अनुसार रबी के लिए 31 दिसंबर तक किसान है वो अपना बीमा करवा सकते हैं फसलों का। अगर किसान इस स्कीम से बाहर होना चाहता है या अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता तो 31 दिसंबर से 7 दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में ये लिख करके दे सकता है और इस योजना से बाहर हो सकता है। और अगर किसान नहीं लिख के देता है तो फिर बैंक द्वारा यानी जो ऋणी काश्तकार है बैंक द्वारा उसका प्रीमियम जमा कर लिया जाता है। अगर किसान अपने क्षेत्रफल जिसके अंदर फसलों की बुआई की गई है अगर उसमें कोई परिवर्तन करवाना चाहता है जो बैंक में दी गई है सूचना तो 29 दिसंबर तक किसान अपना उसके अंदर परिवर्तन करवा सकता है। उसके बाद में इसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ये है ऋणी काश्तकारों के लिए। बाकी गैर ऋणी है तो गैर ऋणी के अंदर CSC सेंटर से करवा सकता है। अपना जो बचत खाता है जिस ब्रांच में उस ब्रांच से भी करवा सकता है या कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से भी किसान करवा सकता है। तो उसके अंदर ऋणी होने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो ऋणी काश्तकार होता है तो उसमें तो अलग से कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि किसान का सारा दस्तावेज बैंक के अंदर होता है। और अगर किसी दस्तावेज की बैंक में कमी है तो हमारी ये राय होती है किसान के भी उसका आधार है अपडेट करवाएं या उसका खाते के अंदर है और कोई समस्या तो नहीं है तो वो उसका जो KCC का खाता होता है उसको अपडेट करवाना जरूरी होता है ताकि भविष्य में अगर क्लेम बनता है भुगतान आता है तो किसान के किसी प्रकार की समस्या न हो। किसानों से यही अपील करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी स्कीम है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा लेना चाहिए और इसके अंदर पूरी जानकारी भी रखनी चाहिए ताकि अगर क्लेम बनने की स्थिति आती है तो किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। तो जिस भी ब्रांच में किसान का KCC खाता है उसमें ब्रांच से संपर्क करना चाहिए और अपने खाते की डिटेल देख करके उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको अपडेट करवाना चाहिए। जिले में संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक होगा। इस संबंध में चिकित्सा विभाग ने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट राज्य में 2013 से प्रभावी है। एक्ट के अंतर्गत राज्य में संचालित समस्त चिकित्सा नैदानिक जांच केंद्र और नैदानिक संस्थान चाहे किसी भी पद्धति से संचालित हैं उनका पंजीयन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आवश्यक है। जिले में संचालित सभी तरह के निजी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में 50 से 100 तक रोगी भर्ती रहते हैं। इन भर्ती रोगियों की जांच और उपचार भी इन केंद्रों में कार्यरत डॉक्टर्स द्वारा की जाती है। इसलिए केंद्रों का उचित मापदंडों की पूर्ति के बाद ही संचालन हो सकता है। इस संबंध में एक पत्र जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण विभाग को प्रेषित कर विभाग के अधीन संचालित समस्त नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र को क्लिनिकल एक्ट के बारे में जानकारी देकर 15 दिनों के तहत आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
अनुसार किसी भी संस्था में या किसी भी जगह अगर स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि होती है, जैसे कि जांच कराना या किसी भी पेशेंट का इलाज होना या किसी भी तरीके की मानसिक या काउंसलिंग, किसी भी तरीके का मेडिकल से संबंधित कोई भी कार्य किया जा रहा है, उसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी की पालना में हमने समाज कल्याण अधिकारी जो कि नशा मुक्ति जो सेंटर्स चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उनको आज हमने पत्र लिखा है कि सभी को निर्देशित करें कि सीएमएचओ ऑफिस से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपनी संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन करवाएं, अन्यथा इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जिले की फेफाना थाना पुलिस ने विवाहित महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दशरथ पुत्र हंसराज कुलड़िया निवासी वार्ड 11 अगुणा बास जसाना PS फेफाना के रूप में हुई। फेफाना पुलिस थाना प्रभारी SI जगदीश पांडर ने बताया कि 2 नवंबर को पीड़िता के पति ने रिपोर्ट पेश की कि उसकी पत्नी 1 नवंबर की रात्रि को बिना बताए घर से कहीं चली गई। रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी में जांच अधिकारी ASI इंदिरा सिंह ने पीड़िता को तलाश कर 8 नवंबर को दस्तयाब किया। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। अपनी इच्छा अनुसार पीड़िता अपने परिजनों के साथ चली गई। 11 नवंबर को पीड़िता ने परिवार पेश कर बताया कि आरोपी दशरथ ने अपने दोस्तों के जरिए उसका अपहरण करवाकर 2 नवंबर से 7 नवंबर तक बंधक बनाकर रखा, कई बार दुष्कर्म किया, विरोध करने पर मारपीट की। थाना प्रभारी पांडर के अनुसार परिवार पर अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, छीना झपटी के आरोप संबंधी धाराओं के तहत प्रकरण कर अनुसंधान शुरू किया गया। मंगलवार रात्रि को आरोपी दशरथ को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में थाना प्रभारी SI जगदीश पांडर, ASI इंद्राज और कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।